नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है पीएचडी। पीएचडी से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स हम आपके क्लियर करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि कौन लोग एलिजिबल होते हैं पीएचडी करने के लिए, साथ ही साथ पीएचडी की डिग्री तक पहुंचने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, किन किन स्टेजेस से इंसान को गुजरना पड़ता है, कोर्स वर्क क्या होता है, सिनॉप्सिस क्या होता है, पीएचडी का जो इंटरव्यू होता है वो कैसे आप क्रैक करते हैं, फिर प्री सबमिशन का इंटरव्यू कैसे आप क्रैक करते हैं, सारी की सारी डिटेल हम बात करेंगे। थीसिस की कितनी कॉपीज बनाई जाती है, A to Z सारे टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर साहिल रॉय और मैंने पीएचडी अपनी कंप्लीट कर ली है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो पीएचडी होल्डर्स होते हैं उनको पढ़ाने को भी मिल जाता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ये उनका एक काम होता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पढ़ाते पढ़ाते मतलब मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और मैं ब्लेस्ड था कि मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का मौका मिला और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। दोस्तों, पीएचडी का जो फुल फॉर्म है, इट इज़ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। अगर हम बात करें भारत में कितने पीएचडी होल्डर्स हैं तो तकरीबन 1.5 करोड़ पीएचडी होल्डर्स हैं हमारे देश में। हर साल उन्होंने अप्रॉक्स कह सकते हैं 40,000 पीएचडी होल्डर्स हमारे देश से पास आउट होते हैं। हर साल 40,000। इन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं नेट एग्जाम की बात करूं तो 85 या 86 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हर सब्जेक्ट के लोग अगर जोड़ दिए जाएं तो हर साल 40,000 लोग पीएचडी कंप्लीट करके अपनी निकलते हैं। और भारत में आज की डेट में 2021 चल रहा है, 1.5 करोड़ के आसपास लोग पीएचडी होल्डर्स हैं। इसमें बहुत सारे प्रोफेसर्स होंगे, बहुत सारे हाउसवाइफ्स होंगे। मेरे फ्रेंड की जो मम्मी लोग हैं उन्होंने पीएचडी कर रखी है, बट दे आर हाउसवाइफ्स। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पीएचडी करके बहुत सारे लोग ज़रूरी नहीं है कि पीएचडी करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बने या पढ़ाने वाला ही कोई फील्ड चूज करें। बहुत सारे लोग रिसर्चर बन जाते हैं जो एकेडमिक्स में बाद में नहीं आते। एक बेसिक क्राइटेरिया ये हो गया है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको पीएचडी करना अनिवार्य है। आइए शुरुआत करते हैं पीएचडी की संपूर्ण जानकारी की और बात करते हैं कि कौन लोग एलिजिबल होते हैं पीएचडी के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर एक इंसान को यूनिवर्सिटी पीएचडी डिग्री नहीं प्रोवाइड कराती। ये कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जिनको यूनिवर्सिटीज पीएचडी की डिग्री प्रोवाइड कराती है और उन चुनिंदा लोगों को बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है कंप्लीट, और चाहे वो किसी भी फील्ड से, चाहे आप साइंस से आपने पीजी कर रखा हो, चाहे आपने कॉमर्स से पीजी कर रखा हो, मैनेजमेंट से पीजी कर रखा हो, या आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55% मार्क्स होना ज़रूरी है ताकि वो पीएचडी कर सकें। और अगर आप ओबीसी हैं या SC ST हैं या कोई भी बैकवर्ड कास्ट हैं, मतलब जनरल को छोड़ करके, तो 50% में यू आर एलिजिबल कि आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकें। अब पीएचडी के लिए जब आप अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो आपको एक एग्जाम देना होता है, नेट JRF। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि नेट और JRF का एग्जाम आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते भी कर सकते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन में थे, फर्स्ट ईयर पहले सेमेस्टर में थे MCOM में, और उनका नेट क्वालिफाई हो गया था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपको नेट क्वालिफाई या JRF होने का जो सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिस डेट को वो सर्टिफिकेट इशू होता है, उस डेट से 2 साल का समय होता है आपके पास आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप अपने पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर देते थे, लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जिस वजह से अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए 2021 में अब क्या है ज़रूरी है, वो है पीएचडी। बिना पीएचडी के आप एलिजिबल नहीं हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए। आपको नेट क्वालिफाई करना है ताकि आपका पीएचडी में एडमिशन हो सके। अच्छा, नेट के साथ साथ क्या होता है दोस्तों, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना खुद का कुछ एग्जाम्स कंडक्ट कराती हैं। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्रेट एग्जाम मतलब कंडक्ट कराती है इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन या एनरोल इन पीएचडी, और ये साल में एक बार होता है। कहीं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैंने बात किया है तो साल में 2 बार भी होता है।
ये एग्जाम। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का अपना अलग होता है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि अगर आपने नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आपको नेट एग्जाम क्वालिफाई अगर आपने कर लिया है तो जरूरी नहीं है डायरेक्ट इंटरव्यू दिए, तब आपको साथ ही साथ आपको क्रेट एग्जाम भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्रेट मतलब यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद आप इंटरव्यू वाले स्टेज पे जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट इंटरव्यू करा देती हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने नेट क्वालिफाई किया भी हुआ है तो भी आपको यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्रैक करना पड़ेगा, फिर जाकर के आप इंटरव्यू देंगे, फेस करेंगे। आप समझ रहे हैं? ठीक है। जेआरएफ जो लोग क्वालिफाई करते हैं, जो स्टूडेंट्स का जेआरएफ हो जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक फेलोशिप आती है जेआरएफ, और ये जेआरएफ बेसिकली ना क्रीमी लेयर को मिलता है। जो नेट का एग्जाम देते हैं उनमें से स्टार्टिंग के जो टॉप के बहुत कम बच्चे होते हैं ना, 1% या 2% जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया होता है, उसके भी 1 या 2 या 3% जो बच्चे होते हैं उनको जेआरएफ मिलता है। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपको जॉब लेने में बेनिफिट पहुंचेगा, इससे आपको पीएचडी में एडमिशन लेने में बेनिफिट पहुंचेगा, इससे आपको स्कॉलरशिप 5 साल तक आपको पीएचडी, इसके बारे में भी, स्कॉलरशिप के बारे में भी आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि नेट वालों को कितना मिलता है और कितने सालों तक मिलता है, जेआरएफ वालों को कितना मिलता है, कितने सालों तक मिलता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो जेआरएफ वालों का डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, उनको कोई रिटन टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती। तो यहां तक हम पहुंच गए। इसके आगे जो प्रोसीजर है वो ये है कि जो एग्जाम होता है, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि अगर यूनिवर्सिटी का आप एग्जाम दे रहे हैं, अच्छा यूनिवर्सिटी का जब आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं पीएचडी का, मान लीजिए आपका नेट क्वालिफाई नहीं है या नेट क्वालिफाई हो भी गया है, उसके बाद भी आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं पीएचडी में एनरोल होने के लिए, तो उसका जो सिलेबस होता है, वो जो सिलेबस होता है वो नेट का जो पेपर 2 होता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है, उसके आसपास ही रहता है। जैसे मान लीजिए मैंने कॉमर्स में पीएचडी किया है, कॉमर्स में मैंने नेट क्वालिफाई किया है, मैंने एमकॉम किया था, तो जो कॉमर्स सब्जेक्ट का पेपर 2 होगा उसी के आसपास आपका यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है पीएचडी का, उसका सिलेबस होगा। और ये जो यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। कई जगह पे पेपर 1 पेपर 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या ले रहे हैं। कई जगह पे क्या होता है कि पेपर 1 ऑब्जेक्टिव आता है, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव आता है। अगर मैं अपने विश्वविद्यालय की बात करूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे पेपर 1 ऑब्जेक्टिव आता है और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव आता है। पेपर 2 के लिए आपको एक बुकलेट दे दी जाएगी, उसमें ऊपर क्वेश्चन रहेगा, नीचे आंसर के लिए जगह अलॉट कर दी जाएगी, आपको वो आंसर लिखना है और आपको बुकलेट जमा कर देना है। और चीज, अगर आप यूनिवर्सिटी के खुद के एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है। देखिए नेट के लिए आप पीजी में हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम दे भी सकते हैं, एग्जाम क्वालिफाई भी कर सकते हैं, वो माना जाएगा। लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, और उसके जो परसेंटेज होते हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी बहुत मैटर करता है। अगर मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करूं तो यहाँ पे ज़्यादातर उन लोगों का एडमिशन होता है जिनका 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% से ज़्यादा मार्क्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात होती है कि मान लीजिए ये सारी चीज़ें हो गई, तो अब बात आती है वाइवा वोस की। अब वाइवा वोस का मतलब कि मान लीजिए आपका यहाँ तक एडमिशन हो गया, तो अब आप कहाँ जाएंगे, वाइवा के स्टेज पे। वाइवा इज अ सिनॉप्सिस। अच्छा, सिनॉप्सिस आप जानते होंगे, रिसर्च प्रपोजल। आपको क्या कहा जाएगा, आपको ये कहा जाएगा कि आपको एक रिसर्च टॉपिक चूज करनी है। जैसे मान लीजिए आप ह्यूमन रिसोर्स में आप पीएचडी करना चाहते हैं, आप मार्केटिंग में पीएचडी करना चाहते हैं, आप एचआर के बाद आप फाइनेंस में पीएचडी करना चाहते हैं, तो जो भी आपका स्पेशलाइजेशन का एरिया जिसमें भी आप पीएचडी करना चाहते हैं उसमें आपको एक टॉपिक चूज करना पड़ेगा। और टॉपिक चूज करने के बाद उसके ऊपर आपको 10 से 12 पेजेस, कई जगह 10 से 15 पेज है, कई जगह 15 से 20 पेजेस, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं सिनॉप्सिस। प्रपोजल में आप अपना टॉपिक बनाएंगे, मतलब डिसाइड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, बताएंगे कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर अपना रिसर्च करना है। साथ ही साथ आप उसका पूरा प्रोसीजर बताएंगे, आप उस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, आप उस टॉपिक के बारे में पूरा का पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखने वाले हैं, सारी डिटेल लिखने वाले हैं। प्राइमरी डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, सेकेंडरी डेटा कहाँ से मिलेगा, कौन कौन से टूल्स अप्लाई करेंगे, रेफरेंसेस। मैंने सिनॉप्सिस राइटिंग या रिसर्च प्रपोजल के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जब आप ये बना करके यूनिवर्सिटी के पीएचडी इंटरव्यू में पहुंचेंगे तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे सिनॉप्सिस से रिलेटेड। उस टॉपिक पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जो आप यहां देख सकते हैं कि टॉप 30 क्वेश्चंस, मतलब वो 30 क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। मैंने एक एक डिटेल ले करके उस वीडियो में
पुटअप किया है, तो उसे मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो देख करके आइडिया आपको लग जाएगा कि जब आप सिनॉप्सिस बना करके पहुंचेंगे तो कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, उसके लिए भी आप तैयार रहें। इसके बाद जब वाइवा वोस हो रहा होता है, जब पीएचडी का इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों का रिजेक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे एक डीपीसी कमेटी होती है, एक रिसर्च की कमेटी होती है। वहाँ पे प्रोफेसर्स लोग बैठे होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डीन साहब बैठे रहते हैं, ठीक है। कई बार वाइस चांसलर सर आ जाते हैं एडमिशन के टाइम। कई बार ऐसा होता है कि वो भी उस कमेटी के मेंबर में बैठ जाते हैं, या किसी अपने विशेष व्यक्ति को भेज देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं कि आप वीसी की तरफ से जाएंगे और आप देखेंगे कि किसका सिलेक्शन होना है नहीं होना है। तो ये सारे के सारे लोग वहाँ बोर्ड मेंबर्स में बैठे होते हैं और इनके सामने आप अपना सिनॉप्सिस का पीपीटी प्रेजेंटेशन देते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर, आपके टॉपिक से लेकर के आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी से लेकर के हर एक चीज़ के ऊपर आपसे सवाल पूछा जाएगा और आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हम रिसर्च ऐसे करेंगे। अगर उनको लगा कि हाँ ये सारी चीज़ें ठीक हैं, वो आपका सिलेक्शन कर लेंगे। लेकिन अगर किसी मोमेंट पे लगा कि यार इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इस टॉपिक पे रिसर्च नहीं होगा, या किसी भी चीज़ों में, या उन्होंने ये चीज़ फाइंड किया कि आप पीएचडी करने योग्य नहीं हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपका रिजेक्शन हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तैयारी अच्छे से करके जाइएगा, सिलेक्शन ज़रूर होगा। मान लीजिए अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो अब क्या होगा? तो जब मान लीजिए आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, तो अब आपके सामने आएगा 6 महीने का कोर्स वर्क। अब कोर्स वर्क में दोस्तों 2 चीज़ें सिखाते हैं। कोर्स वर्क एक्चुअली यूनिवर्सिटी आपको सिखाता है कि पीएचडी करने का तरीका क्या होता है, और कोर्स वर्क में स्पेशली 2 चीज़ों की क्लासेस तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आपको वो सिखाते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी, कि रिसर्च होता क्या है एग्जैक्टली, आप कैसे रिसर्च कर सकते हैं। प्राइमरी डेटा के बारे में सारी डिटेल बताएंगे, सेकेंडरी डेटा के बारे में सारी डिटेल बताएंगे, स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में सारी डिटेल बताएंगे, एसपीएसएस के बारे में सारी डिटेल बताएंगे। एसपीएसएस आपको मालूम होगा ना, जिससे हम एनालिसिस करते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से अपना जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है। आप कैसे अपनी थीसिस लिखेंगे, रिपोर्ट राइटिंग जो भी आपकी होगी वो कैसी होगी, और सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे उस 6 महीने के कोर्स वर्क में। तो एक वो हो गया आपका। दूसरा जो पेपर होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब जो आपका सब्जेक्ट आपने चूज किया है, जैसे मैंने मार्केटिंग चूज किया था, तो दूसरी जो मेरी क्लास होगी वो मार्केटिंग सब्जेक्ट के ऊपर होगी। किसी ने फाइनेंस चूज किया होगा, उसका फाइनेंस के ऊपर लेक्चर्स होंगे। तो सबकी क्लासेस अलग अलग होती है, अलग अलग समय पे होती है। 6 महीने का कोर्स वर्क होता है। 6 महीने के कोर्स वर्क के बाद आपके एग्जाम्स होते हैं। कहीं कहीं पे वो 2 पेपर होता है, कहीं कहीं जगह वो 3 पेपर होता है। तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि 2 पेपर लेगा, 3 पेपर लेगा। हो सकता है कि एक ही दिन आपके दोनों पेपर हो जाए, हो सकता है कि एक दिन पहला पेपर हो और हो सकता है अगले दिन दूसरा पेपर हो। पेपर 1 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर पूरा होगा, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है, रिपोर्ट राइटिंग। आपको पूरा बताना पड़ेगा, ये सारी की सारी चीज़ें वो आपको कोर्स वर्क में सिखा देंगे। दूसरा, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपसे सवाल पूछेंगे, और ये भी डिस्क्रिप्टिव पेपर, कई जगह पे ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, कई जगह पे ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो ये भी यूनिवर्सिटी के हाथ में है कि वो डिस्क्रिप्टिव लें कि ऑब्जेक्टिव लें। जहाँ तक मुझे याद है, हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये ऑब्जेक्टिव पेपर थे। तो क्वेश्चन पूछा गया था, हमें एमसीक्यू में मार्क करना था, ठीक है। तो और इसमें दोस्तों होता क्या है कि जितने बच्चे अपीयर करते हैं, ज़्यादातर बच्चे पास हो जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे पास कर दिए जाते हैं, ठीक है। और ये जो कोर्स वर्क का सर्टिफिकेट है, ये इतना इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, इसे आप अपनी थीसिस में लगाते हैं। थीसिस के तीसरे या चौथे पन्ने में आपका कोर्स वर्क का सर्टिफिकेट लगता है, जिसमें सीजीपीए ग्रेडिंग होती है, ठीक है। 10 में से कितना सीजीपी आपको मिला। और दोस्तों ये जो थीसिस है ना, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे ना, तो थीसिस लेके जाएंगे और इंटरव्यूअर्स दूसरा तीसरा पन्ना चेक करेंगे कि आपको कितना मिला। तो कोर्स वर्क आप बहुत अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मैटर करेगा आपके जॉब के लिए। इसके बाद हम बात करें कि जब ये सारी चीज़ें भी अगर हो जाती हैं, तो फिर गाइड कैसे मिले। गाइड जो होते हैं सुपरवाइजर्स, जिनके अंडर आप पीएचडी करना चाहते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, अभी मैंने कोर्स वर्क की बात कर दी, मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ, सिलेक्शन पे ही वापस आ जाता हूँ। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो गाइड यूनिवर्सिटी आपको खुद अलॉट कराती है। कई बार ऐसा भी देखा गया, ऐसा भी होता है कि अगर आपकी किसी गाइड के साथ जान पहचान है, जैसा क्या होता है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और आप किसी गाइड के अंदर करना चाहते हैं, किसी प्रोफेसर के अंदर आप पीएचडी करना चाहते हैं, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के अंदर पीएचडी करना चाहते हैं, जिनसे आप पढ़ चुके हैं, वो भी आपको जानते हैं और उनको भी लगता है कि हाँ ये बच्चा पढ़ने वाला है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हम आपके अंदर रिसर्च करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि वो आपको रिकमेंड कर दें, वो आपको ले लें कि हाँ ठीक है हम इनको पीएचडी कराएंगे। तो ये भी पॉसिबल है, बहुत जगह पे ये सारी चीज़ें होती हैं। और मान लीजिए कि आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं और किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाकर के पीएचडी करें, हम किसी को पहचानते नहीं, तो वहाँ पे कमिटी जो होती है ना, रिसर्च सेल जो होती है, रिसर्च की जो डीपीसी जो कमिटी होती है, वो डिसाइड करती है कि जैसे आपको मार्केटिंग में पीएचडी करना है, तो मार्केटिंग के जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो भी होते हैं असिस्टेंट एसोसिएट, उनमें से किसी को सेलेक्ट करके आपको दे देती है और आपको उनके अंडर रिसर्च करना होता है। दोस्तों इसके आगे अगर हम बात करें
कि जो कमेटी होती है, अच्छा डीपीसी कमेटी में मैंने आपको जैसे कि बताया, यहाँ पे डिपार्टमेंट के हेड भी होते हैं, डीन भी होते हैं, सीनियर प्रोफेसर्स भी होते हैं, कई बार वीसी भी आ जाते हैं या वीसीसी द्वारा अपॉइंट किए उनके मेंबर्स भी होते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं। ये कमेटी फैसला लेती है। और इसके आगे अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप अपना टॉपिक चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने सिनॉप्सिस किसी और टॉपिक पे दिया और अपना रिसर्च किसी और टॉपिक पे करना चाहते हैं, तो ये भी प्रावधान है कि आप रिसर्च टॉपिक चेंज करवा लें, लेकिन उसे आप स्टार्टिंग में चेंज करा लीजिएगा। बाद में चेंज कराने में आपको बहुत दिक्कत होगी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत समस्या आती है। तो अगर आप चेंज करा, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होता, बिल्कुल आप चेंज करवा सकते हैं, लेकिन जब आप 6 महीने 7 महीने 1 साल के बाद आपको लगता है कि इस टॉपिक पर रिसर्च नहीं हो सकता, थोड़ा अमेंड भी करा सकते हैं कि आपने एक वर्ड जोड़ दिया, एक वर्ड हटा दिया आप, लेकिन एक ये भी प्रावधान है कि आप पूरा का पूरा टॉपिक चेंज करा दें। इससे प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि आपका रिसर्च का टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन हाँ, आपकी जानकारी के लिए कि आपके पास ये भी एक पावर है कि आप एक एप्लीकेशन लिख करके उसे आप चेंज करा सकें। इसके बाद टॉपिक डिसाइड कैसे करें। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब आप सिनॉप्सिस लिखते हैं तो वहीं पे आपको टॉपिक डिसाइड करना होता है। तो सबसे आसान तरीका क्या है टॉपिक डिसाइड करने का, वो ये है कि जब आप कोई भी टॉपिक चूज करें तो ये चीज़ देख लें कि उस टॉपिक के ऊपर कितनी किताबें या कितने जर्नल्स आपको मिल रहे हैं, ये कितना रिसर्च हो गया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे टॉपिक पे कितना रिसर्च हुआ है? तो दोस्तों, आपको करना पड़ेगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है, जिसे लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। और लिटरेचर रिव्यू में होता क्या है कि आप उस टॉपिक के बारे में डिटेल पढ़ना शुरू करते हैं। और एक वेबसाइट है, वो है UGC अप्रूव्ड शोधगंगा.com, आपने सुना होगा। उसमें एक सर्च बार ऑप्शन आता है, उसमें आप अपना टॉपिक डालिए और उससे रिलेटेड भारत में जितनी रिसर्चेस हुए हैं, जितनी PhD हुई है, इवन मेरी भी थीसिस आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो वो सारा का सारा उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी PhD हुई है, सारी की सारी PhD की लिस्ट खुल जाएगी। आप टॉपिक रीड करके उन सारी चीज़ों को PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा टॉपिक से रिलेटेड कि हाँ, मेरे इस टॉपिक में कितना रिसर्च हुआ है, कब कब रिसर्च हुआ है, कहाँ कहाँ रिसर्च हुआ है, कितने साल पहले हुआ है, किस यूनिवर्सिटी में हुआ है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और अगर नहीं हुआ है तो वो भी पता चल जाएगा आपको। और मान लीजिए अगर आपका टॉपिक ऐसा है जिस पे आपको कोई रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं मिल रहा, तो दोस्तों ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि कोशिश करें कि आप ऐसा टॉपिक चूज ना करें, क्योंकि आपको रिसर्च करने में बहुत समस्या आ सकती है। आगे आपका मन है तो आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फेलोशिप के बारे में। फेलोशिप दोस्तों वैसे तो बहुत तरीके की होती है, लेकिन नॉर्मली हम 2 फेलोशिप्स के बारे में बात करेंगे। एक होता है नेट वालों के लिए और एक होता है JRF वालों के लिए। तो जो नेट का फेलोशिप है वो बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे 8,000 रुपये महीना है और 4 सालों तक मिलता है। और अगर मैं JRF की बात करूं तो JRF का अभी जो मैंने सुना है वो HRA मिला करके 42,000 पर मंथ के अप्रॉक्स है और वो तकरीबन 5 सालों तक मिलता है। तो बेसिक ये डिफरेंसेस हैं। इसके साथ बहुत सारे और भी स्कॉलरशिप्स होते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप JRF भी ले रहे हैं और दूसरी किसी स्कॉलरशिप का भी आप फ़ायदा उठा रहे हैं, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हैं। इसके आगे बात करें तो जब आप अपना रिसर्च करना शुरू करते हैं तो आप करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं चैप्टराइजेशन से। चैप्टराइजेशन का मतलब जो भी आपका टॉपिक है उसके आप चैप्टर्स बना देते हैं। ऑन एन एवरेज 5 से 6 चैप्टर्स बनते हैं, कहीं कहीं 4 चैप्टर में भी काम बन जाता है, कहीं कहीं 6, 7, 8 चैप्टर्स भी बनते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 5 से 6 चैप्टर्स में आपका पूरा का पूरा जो थीसिस है वो बनता है। अब शुरुआत जो की जाती है वो की जाती है रिव्यू ऑफ लिटरेचर से। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, तकरीबन 1 साल तक, स्टार्टिंग का 1 साल जो रिसर्च का होता है, तकरीबन 1 साल तक आप शुरुआत में ही ये काम करना शुरू कर देते हैं कि आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना शुरू कर देते हैं। आप उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब कंटेंट मिलेगा कहाँ? देखिए, 2 जगह है। पहली जगह है कि आपकी यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है या जो भी सेंट्रल लाइब्रेरी है, आप वहाँ पे जाएं और अपनी यूनिवर्सिटी, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी होगी उनके पास बहुत सारे जर्नल्स के एक्सेस होंगे और ये एक्सेस सिर्फ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के जो कंप्यूटर्स हैं वहीं पे आपको मिलेंगे। तो आप वहाँ जा करके बैठ करके आप उसे स्टडी कर सकते हैं। साथ ही साथ अच्छा, अगर आप चाहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के ऊपर डिटेल वीडियो बनाएं तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल बना करके दूंगा। आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर कैसे करें। तो बहुत ही ईजी तरीका है
और बहुत ही बेस्ट तरीका है कि कैसे कैसे आपको करना है, कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो एक तो वो कर लिया आपने यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी। दूसरा आप जो अपने घर बैठे कर सकते हैं, इवन अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर या लैपटॉप से कर सकते हैं घर बैठे, वो है शोधगंगा.com, जिसकी बात मैं पहले कर रहा था। यूजीसी अप्रूव्ड वेबसाइट है जहां पे भारत की ज़्यादातर पीएचडी की थीसिस अपलोडेड हैं, लाखों लाखों थीसिस अपलोडेड है, और वहां पे भी जा करके आप कंटेंट पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि मान लीजिए जब आप पूरा रिसर्च कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लिया, डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके ऊपर एनालिसिस कर लिया, मान लीजिए आपकी रिसर्च पूरी की पूरी आपने अपने तरफ से कंप्लीट कर ली, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी प्री सबमिशन की। तो प्री सबमिशन कराने से पहले आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा अपनी यूनिवर्सिटी को, अपने डिपार्टमेंट को, कि मैंने अपना रिसर्च पूरा कर लिया है और हम ये चाहते हैं कि आप इंटरनल असेसमेंट के लिए आप हमारी थीसिस ले लीजिए और उसे एनालाइज करके आप उसकी रिपोर्ट दीजिए। तो दोस्तों होता क्या है कि ये करने से पहले आपको एक और काम करना पड़ेगा, वो होता है कि प्लेजरिज्म चेक। अब प्लेजरिज्म क्या होता है? प्लेजरिज्म चेक में क्या होता है कि जो भी हमने अपनी रिसर्च की है, जो भी हमारा डेटा है, उसे हम क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ले जा करके देते हैं। हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बहुत जगह पे पैसे लेकर के भी किए जाते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी क्या करती है, उसे पूरा के पूरे डेटा को ऑनलाइन टेस्ट करती है और ये बताती है कि आपका ये जो कंटेंट है वो कितना कॉपीड है। यूजीसी के गाइडलाइंस के हिसाब से ये 10% से कम रहना चाहिए, तभी अप्रूवल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो कंटेंट है वो कम से कम कॉपीड हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका खुद का मटेरियल हो। कोई भी सोर्स लेकर के आप कुछ भी लिख रहे हैं तो आप वो सोर्स बस आप रेफरेंस में डाल दीजिए, फिर उसे हम कॉपीड कंटेंट नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि आपने रेफरेंस डाला है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ मैंने कहीं से ली है, तो मैंने कहाँ से ली है। तो इसके ऊपर भी अगर आप चाहते हैं तो आप कॉमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर भी मैं थोड़ा डिटेल वीडियो बना दूंगा ताकि आपको बहुत आसानी हो। दोस्तों इसके आगे जब आप प्लेजरिज्म चेक करा लेते हैं, 10% से कम आपकी रिपोर्ट आ जाती है, उसकी एक प्रिंट आउट निकाल करके आपको अपनी स्पाइरल थीसिस में लगानी होती है। तो सबसे पहले आपकी जो इंटरनल असेसमेंट के लिए जो थीसिस जाती है, उसमें आपको क्या करना है, एक टाइटल पेज होगा, दूसरे नंबर पे आपका एप्लीकेशन होगा, जो आपके सुपरवाइजर, जो आपके प्रोफेसर है जिनके अंडर आपने पीएचडी की है ना, उनके द्वारा फॉरवर्ड किया हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ तीसरे नंबर पे प्लेजरिज्म सर्टिफिकेट लगेगा और चौथे नंबर से आपकी थीसिस शुरू हो जाएगी। ये चला जाएगा आपके डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट वाले जो हेड होंगे वो इन्हें इंटरनल असेसमेंट के लिए किसी भी प्रोफेसर को दे सकते हैं, किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर को दे सकते हैं। वो अपनी रिपोर्ट इसे मतलब उसे पढ़ करके अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं, कि देते हैं, बेसिकली देते हैं कि आपकी थीसिस सही है, गलत है, क्या कमियां हैं, नहीं कमियां हैं नॉर्मली। उसके बाद क्या होता है कि जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, अप्रूवल हो जाता है, तो फिर क्या पड़ता है, अगला काम क्या पड़ता है, अब आता है प्री सबमिशन। प्री सबमिशन भी एक तरीके का इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू टाइप होता है, यहाँ पे भी पीपीटी प्रेजेंटेशन होता है। और प्री सबमिशन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है पीएचडी में। प्री सबमिशन में क्या होता है कि जो भी आपने अपनी पूरी रिसर्च कंप्लीट कर ली है, तो जब इंटरनल रिपोर्ट आ जाती है तो प्री सबमिशन में आप पीपीटी प्रेजेंटेशन देते हैं और अपना पूरा का पूरा टॉपिक से लेकर के कंक्लूजन, फाइंडिंग, सजेशन, सारी की सारी चीज़ों की पीपीटी बना करके आप वापस डीपीसी कमेटी, जो रिसर्च कमेटी होती है, उनके सामने आप प्रेजेंटेशन देते हैं। और वो हर एक चीज़ के ऊपर आपसे सवाल पूछते हैं कि आपने प्राइमरी डेटा क्यों लिया, आपका सैम्पलिंग टेक्निक ये है तो क्यों है, आपका सैंपल साइज ये है तो क्यों है। वो सारा का सारा आपसे सवाल पूछते हैं और आपको हर एक चीज़ को जस्टिफाई करना होता है। आप जस्टिफाई कर ले गए तो आप आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले स्टेज पे। मान लीजिए आपका प्री सबमिशन कंप्लीट हो गया। प्री सबमिशन में क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ सजेशन आपको देते हैं, कुछ ना कुछ सजेशन आपको गारंटीड मिलेगा कि ये था, ये था, ये था, जिसे आपको करेक्ट करना पड़ेगा। आप अपनी थीसिस में उसे करेक्ट करते हैं। उसके बाद आप इसे अपने सुपरवाइजर को दिखाते हैं कि सर हमें ये लेटर मिला था जिसमें बोला गया था कि आपको ये छोटे छोटे करेक्शंस करने हैं। छोटे छोटे करेक्शंस में हो सकता है कि आपने जो फॉर्मेटिंग की है सही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। वो आप उसे लेटर के साथ अपने सुपरवाइजर को दिखाइए और उनका अप्रूवल ले लीजिए, और उसके बाद आप अपनी थीसिस को फाइनल प्रिंट के लिए आप भिजवा दीजिए। तो जब थीसिस प्रिंट होती है तो थीसिस में एक छोटी सी बुकलेट प्रिंट होती है जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, और वो पूरी थीसिस का एक सार होता है जो 30 से 35 पेजेस के बीच में होता है। उसमें टाइटल पेज से लेकर के कंक्लूजन, सजेशन, फाइंडिंग, सारी की सारी चीज़ें होती है, लेकिन बहुत शॉर्ट में होती है, बहुत प्रेसाइज में होती है। तो थीसिस जब भी आप प्रिंट कराएंगे तो इसको भी आपको साथ ही साथ प्रिंट कराना पड़ेगा। साथ ही साथ इसके आगे थीसिस की कितनी कॉपी बनती है, थीसिस की
कई जगह पे 4 कॉपी बनती है, कई जगह पे 5 कॉपी बनती है। तो अगर मैं 5 कॉपी की बात करूँ तो 5 कॉपी में एक कॉपी आपके पास खुद रहेगी, एक कॉपी आपकी गाइड के पास जाएगी, एक कॉपी आपकी लाइब्रेरी में जाएगी और 2 कॉपीज आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास जाएगी। एक्सटर्नल एग्जामिनर वो होते हैं जो आपका फाइनल वाइवा लेने आते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनर के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होती, ये एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट जानकारी होती है कह सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी के पास होती है। और यूनिवर्सिटी खुद किसी भी एक्सटर्नल सुपरवाइजर के पास भेज सकती है। एक्सटर्नल जो एग्जामिनर होते हैं वो बेसिकली किसी और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो सकते हैं, और वो इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी प्रोफेसर हो सकता है, कहीं पे भी। तो ये यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से डिसाइड करती है और अपने हिसाब से भेजती है, जिसकी जानकारी एक्चुअली में आपको नहीं होती। वो 1-1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट बना करके भेजते हैं पूरी थीसिस को पढ़ने के बाद। और उनकी जब रिपोर्ट आती है तो उसके बाद क्या होता है, फिर आपका होता है, जब उनकी रिपोर्ट भी अप्रूवल हो जाती है तो क्या होता है आपका फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन में जो 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर थे उनमें से एक बोलते हैं कि हम आएंगे। देखिए आजकल कोविड का टाइम चल रहा है, तो ऑनलाइन भी हो जाता है, ऑफलाइन भी हो जाता है। तो ऑनलाइन की तो बात अलग है, ऑनलाइन में उनको आने की ज़रूरत नहीं, वो यूनिवर्सिटी अपना अलग करा लेती है। लेकिन अगर ऑफलाइन की बात होती है तो वो अपना एक डेट दे देते हैं कि हम इस पर्टिकुलर डेट में आएंगे, आप अपने तरफ से पूरी तैयारी करके रखिए। अब यहाँ पे वापस जैसे आपने पीपीटी प्रेजेंटेशन दिया था प्री सबमिशन के टाइम, वैसे ही आपको एक और पीपीटी प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा यहाँ पे सबके सामने। अगेन यहाँ पे आपके प्रोफेसर होंगे, वो एक्सटर्नल एग्जामिनर होंगे, डीपीसी कमेटी के मेंबर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, आपके साथ के बहुत ढेर सारे रिसर्च स्कॉलर उस जगह पे मौजूद रहेंगे और उनके सामने आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है। वो लोग आपसे बहुत सवाल पूछेंगे। हो सकता है कि आपके जो रिसर्चर्स साथ में बैठेंगे वो भी आपसे आपके टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। मुझसे तो बहुत सवाल पूछा था, लेकिन जब आपने सीरियसली रिसर्च की है तो आप सारे सवालों का जवाब आप अच्छी तरीके से क्लैरिफाई कर पाएंगे। और जिस दिन आपका फाइनल सबमिशन होता है उसी दिन आपको डिग्री मिल जाती है, उसी दिन से आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। बहुत प्राउड की बात है, बहुत प्राउड मोमेंट है। मैं तो अपने पेरेंट्स को भी साथ में लेकर के गया था और बहुत खुश हुए। मेरे पेरेंट्स को बहुत खुशी मिली, मतलब किसी के भी पेरेंट्स को बहुत खुशी होगी अगर आपके पेरेंट्स भी पहुंचे जिस दिन आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, तो ये एक पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड वाली बात है। फिर उस दिन से आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। और उसके बाद फिर जब यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन करवाती है तो कॉन्वोकेशन आप जानते हैं, कॉन्वोकेशन में वो एक टोपी होती है और एक बहुत बड़ा सा गाउन होता है। ये सिस्टम तो अब चेंज हो गया इंडिया में, आजकल पगड़ी वगड़ी होती है, कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, कुछ ऐसा होता है। चलिए हम भी वेट कर रहे हैं, अभी हमारा कॉन्वोकेशन उस हिसाब से हुआ नहीं है। तो जब कॉन्वोकेशन होता है तो देश के राष्ट्रपति आते हैं आपको मेडल देने के लिए, डिग्री प्रोवाइड कराने के लिए, जो आपकी फाइनल डिग्री होती है, या हो सकता है कि राज्यपाल आ जाएं और वो आपको प्रोवाइड कराएं। तो दोनों में से कोई भी आए आपके लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पीएचडी के बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी मिल गई होगी। अगर किसी टॉपिक पे कोई डाउट है या इस पीएचडी से रिलेटेड और भी किसी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत जल्द उस पर भी वीडियो बना करके अपलोड करूंगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।